नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है, शिकंजे में है, यह भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों को यह अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ देशों को तालिबान की सरकार पसंद आ रही है। यह ठीक वैसे है जैसे आपको विष पसंद आ रहा है, विषाणु यानी वायरस पसंद आ रहा है। आपने सुना होगा कि जहर ही जहर को काटता है। सांप के कांटे के इलाज की जो दवा बनती है वह सांप के जहर से ही बनती है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना जैसे वायरस की वैक्सीन वायरस से ही तैयार होती है। आपके खून में जो जहर है वो चैन जहर से ही पड़ेगा। आप अपना इलाज उसी में ढूंढेंगे। आपको राहत, चैन, सुकून, करार सब उसी जहर या वायरस से मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनको तालिबान राज पसंद आ रहा है वे भयानक संक्रमण का शिकार हैं और उनसे इसके फैलने का खतरा है, चाहे वो दुनिया के कुछ देश हों या फिर हमारे देश के कुछ लोग। आज कहीं जाइएगा नहीं, अगर कोई काम है भी तो घंटे भर बाद निपटाइएगा। आज साथ रहिए, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर अभी तक आपने जो कुछ देखा सुना है वो शायद आधा है, आधा आपने देखा ही नहीं। अगर देखा है तो जाना नहीं होगा, यह मैं दावे से कह सकता हूं। मैं पहले आपको अफगानिस्तान की पिछले हफ्ते भर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। एक फिल्म सी चलेगी आपके सामने और वो आपके अंदर के इंसान को झकझोर कर रख देगी। दिमाग की सारी नसें तन जाएंगी और सारी हड्डियां हिल जाएंगी। बस ऐसा लगेगा कि क्या कहर है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोगों को लगता है कि यह तो हिंदुस्तान का ही कोई शहर है। ऐसा तो यहाँ भी होता है। अब ऐसे लोगों का क्या हो इसके हिसाब पर बाद में आएंगे। इस जहरीली मानसिकता को कुछ देर में समझेंगे, मगर पहले आपको मैं अफगानिस्तान लेकर चलता हूं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है। अफगानिस्तान के लोग हर हाल में अपने देश से निकल जाना चाहते हैं। एयरपोर्ट की जो दीवार है बेहिसाब भीड़ लगती है। लोग किसी तरह अंदर जाना चाहते हैं और ऐसी ही स्थिति में तालिबान भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाने लगता है। अब आप देखिए कि ताबड़तोड़ चल रही इन गोलियों के चलते चारों तरफ कोहराम है। मर्द हैं, महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे दो महिलाएं जान बचाने के लिए एक छोटे से टीले की आड़ ले रही हैं और एक महिला की गोद में बच्चा भी है। ऐसी सनकी फायरिंग में लोगों की जान भी जा रही है। ये रोज की स्थिति है। आज ठीक हफ्ता भर हो गया काबुल पर तालिबान को कब्जा किए। लोग बीवी बच्चों को लेकर एयरपोर्ट आते हैं। ना पासपोर्ट है, ना वीजा है। किस देश जाएंगे न ये पता है, मगर शरणार्थी बनकर ही सही कहीं तो निकल जाएंगे। इसी उम्मीद में वो एयरपोर्ट के पास जमा हो जाते हैं। कुछ के कंधे पर तो कुछ की गोद में बच्चे और उनको लेकर निकल भागने की भयावह जंग होती है। सच पूछे तो काबुल एयरपोर्ट पर दर्द का दरिया बह रहा है। दहशत का ज्वालामुखी दहक रहा है। बेबसी और चीख का सैलाब चल रहा है। दूर दूर से आते लोग, रास्ते में तालिबान की रोक टोक और गालियां गोलियां खाते लोग किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन यहां से निकलना भी अंगारों पर चलने जैसा है। पूछिए मत क्या क्या भोग रहा है इंसान यहाँ। अब ये वीडियो जो स्क्रीन पर है उसे देखिए। एक आदमी जो भीड़ में एयरपोर्ट के अंदर जाने की जद्दोजहद कर रहा है, उसको अचानक लगता है कि गोद में जो उसकी बेटी है उसने दम तोड़ दिया है। इसके बाद वो पिता बेटी को चिपकाकर जिस तरह चीखता है वह रूह तक कपा देता है।
एयरपोर्ट पर एक महिला अंदर तो है, जो तस्वीर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लेकिन बाड़बंदी किस तरफ है और दूसरी तरफ अमेरिकी ब्रिटिश सैनिक हैं। यहाँ महिला चीख रही कि हमें भी ले चलो, बचा लो, ये लोग मार डालेंगे। क्या क्या बताएं आपको और क्या क्या दिखाएं। नर्क जिसको कहते हैं उससे कहीं ज्यादा वाहियात स्थिति है, लेकिन यह कुछ लोगों को पसंद है। दुनिया में अगर कोई इंसान है तो उसको तालिबान से किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं हो सकती। फिर जो हमदर्द हैं वे तालिबान सरीखे ही हैवान सोच के हैं। उनसे किसी तरह की हमदर्दी रखनी नहीं चाहिए। जो लोग फंसे हैं उनमें भारतीय भी हैं। सरकार 2 विमानों को लेकर लोगों को ले आई है, लेकिन अब भी भारतीय वहां फंसे हुए हैं। कश्मीर के प्रोफेसर आसिफ ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर घंटों से गाड़ी के अंदर हैं। जब उन्होंने वीडियो बनाया था तब तक वो मुसीबत में थे। सुनिए उनको। We are outside the airport, Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside, and the heavy firing is going on. We are not able to make a decision what should we do further next, because there is no any communication, total black. We can say everybody is blank, everybody is clueless what to do next. We request our higher officials, all the authorities, MEA, the embassy, that kindly take the sincere note of our request. Kindly try to do a possible contact that who will make us allow to go inside, or there should be someone from inside who will allow us, because every country have their own security personnels or officials who are taking them inside the airport. एयरपोर्ट पर रूह कपा देने वाली घटनाएं दिख रही हैं। आप अब देखिए, हालत ये है कि जब खुद के जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो लोग अपनी औलाद को उस तरफ अमेरिकी ब्रिटिश सैनिकों को पकड़ा रहे हैं कि हम शायद यहाँ बचें या ना बचें, लेकिन हमारा बच्चा निकल जाएगा तो दुनिया में जहां भी जाएगा उसके बचने की उम्मीद अफगानिस्तान से ज्यादा होगी। कुछ महिलाएं तो इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने कटीले तारों के ऊपर से अपने बच्चों को उस तरफ सैनिकों की ओर फेंक दिया। वे महिलाएं जिस तरफ थी उस तरफ तालिबान गोली चला रहा था। इन हालात ने विदेश के सैनिकों को भी रुला दिया। कुछ बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए हैं। उनमें से कुछ विदेशी सेना के जवानों के हाथ लग रहे हैं और वे उनकी देखरेख कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत जज्बाती करती हैं। बहुत दर्दनाक और दहलाने वाली स्थिति है अफगानिस्तान की। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान है और अंदर अब भी अमेरिकी और ब्रिटिश फौजें हैं। आज की तारीख में काबुल एयरपोर्ट पर करीब 800 ब्रिटिश और 5000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और एयरपोर्ट उन्हीं के नियंत्रण में है। इस दौरान दुनिया के तमाम देश अपने लोगों को लाने के लिए काबुल विमान भेज रहे हैं। जो लोग अंदर चले जा रहे हैं एयरपोर्ट के, वो इस बात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं कि किसी भी विमान में बस सवार हो जाएं। अब यह सीढ़ी जो विमान के अंदर जाने के लिए लगाई गई है वह सबको जीवन की सीढ़ी लग रही है। यह वीडियो जो अब आपके सामने है इसे देखिए। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी वायुसेना का विमान C-17 निकल रहा है। अंदर, अब ये तस्वीर अंदर की है जो आपके सामने है। 600 अफगानियों को अमेरिकी एयरफोर्स ने सवार कर रखा था जिन्हें कतर उतारना था, और बाहर विमान के साथ साथ वे तमाम लोग रनवे पर दौड़ रहे थे जिनको अंदर जगह नहीं मिली थी। वे चाहते थे कि बाहर से ही कहीं कुछ पकड़ने बैठने का जुगाड़ मिल जाए तो वो भी निकल जाएं, चाहे जान ही क्यों नहीं सांसत में फंसी रहे। जीवन बचाने के लिए जीवन गंवाने तक को लोग तैयार हैं। सोचिए तालिबान को लेकर कितनी दहशत है इन लोगों में। अब आप इस वीडियो को देखिए। दुनिया में अपनी तरह का पहला वीडियो है। कुछ लोग अमेरिकी वायुसेना के विमान के चेसिस पर बैठ गए हैं। विमान अब टेक ऑफ करने को है। रनवे पर लोग आपको नीचे दिख रहे होंगे और ये लोग प्लेन के बाहर चिपक गए हैं। शायद व्हील के पास की जगह या लैंडिंग गियर के पास की जगह पर बैठ गए थे।
वीडियो भी इन्हीं में से किसी ने बनाया है। सोचिए मौत का डर अंदर किस कदर बैठा था कि मौत से ही दो दो हाथ करने की इन लोगों ने ठान ली। शायद ये पता होगा कि यह सफर पूरा नहीं हो सकता, फिर भी इस सफर पर ये लोग निकल गए। लेकिन यह विमान जब आसमान में गया और उसने ऊपर की दिशा ली तो प्लेन से 3 लोग गिरते हुए देखे गए। बताया गया कि उनमें से एक नेशनल यूथ फुटबॉल टीम का प्लेयर था और एक डॉक्टर। तीसरे के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं, मगर विमान पर 3 से ज्यादा लोग सवार थे। तस्वीरें जो आप देखते रहे हैं यह बताती है। वे कहां गिरे पता नहीं, लेकिन C-17 विमान जब कतर उतरा तो उसके व्हील के पास मानव अवशेष पाए गए। कितनी बड़ी त्रासदी है ये। जिस अफगानिस्तान में आज सिर पर मौत नाच रही है, चारों तरफ कोहराम है, घर के अंदर किसी भी वक्त तालिबान के आने का खतरा है, सड़क पर तालिबान के हाथों मारे जाने का डर है, जमात में भी गोलियों से भून दिए जाने का खौफ है। अफगानिस्तान में हर वक्त हालात यही है। स्क्रीन पर जो फोर्स आपको दिख रही है ये तालिबान की हाईटेक कमांडो फोर्स है जिसने काबुल को अपने कब्जे में ले रखा है। इसका नाम है बद्री 313। इस फोर्स के कमांडो बेहद घातक अमेरिकी M4 राइफल, बॉडी आर्मर, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस हुआ करते हैं। गाड़ी पर जो सफेद झंडा है वही तालिबान का झंडा है। गौर से देखिए आगे। कहा यह जा रहा है कि अब चूंकि तालिबान की सरकार काबुल से ही चलेगी, इसलिए उसके जो बड़े ओहदेदार होंगे उनकी सुरक्षा ये बदरी बटालियन करेगी। जैसे तालिबान का मुखिया मौलाना अखुंदजादा या फिर पॉलिटिकल विंग का हेड मुल्ला बरादर। अब आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि इस फोर्स का नाम बद्र की लड़ाई के नाम पर पड़ा है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है। बद्र की जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब ने आज से 1400 साल पहले सिर्फ 313 लड़ाकों को लेकर दुश्मन की फौज को हरा दिया था। कई जगह पर इस बात का जिक्र है कि इस फोर्स की पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेनिंग दी है और इसके कमांडो शहरी इलाकों में लड़ने में माहिर हैं, जबकि तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो पहाड़ी और गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं, वो आपको सलवार और कुर्ते में दिखते हैं। काबुल में जब यह टुकड़ी गश्त कर रही थी, उसी समय एक अफगान अपने देश का झंडा लपेटे साइकिल से निकला और उसको फिर इन लोगों ने रोका और पीटा। ये सच है कि अफगानिस्तान के लोगों में अपने देश को लेकर जज्बा दिख रहा है और कुछ इलाकों में तालिबान के विरोध का साहस भी दिखा रहे हैं। नांगनहार सूबे की राजधानी और अफगानिस्तान के 5वें सबसे बड़े शहर जलालाबाद में ऐसा ही हुआ। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान इसी तारीख को 1919 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था। इसलिए जलालाबाद के लोग अपना राष्ट्रध्वज फहराना चाहते थे और जहां भी तालिबान का झंडा लगा था उसे उठाकर फेंक दे रहे थे। लोग प्रदर्शन और विरोध पर उतर आए थे। नतीजा ये हुआ कि उस विरोध को खत्म करने के लिए तालिबान के आतंकवादियों ने फायर खोल दिया, कई राउंड गोलियां चलाई। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तालिबान ने लोगों की जान जरूर ले ली, लेकिन उनके हौसले को कम नहीं कर सका। जलालाबाद में ही लोगों के विरोध मार्च को दबाने के लिए तालिबानियों ने भयानक तरीके से फायरिंग की और जो वीडियो आया उसने दुनिया को बताया कि आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान में जो तालिबानी राज था, आज भी उसका चरित्र वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश और राष्ट्रध्वज का प्रेम लोगों की जान से कमतर होता जा रहा है। खोस्ट सूबे में भी लोग सड़कों पर अपना झंडा लहरा रहे थे और देशभक्ति के गाने बज रहे थे। तालिबान के जुल्म और हैवानियत की खबरें बाहर ना आ पाएं, इसके लिए उसने मीडिया का भी गला घोंट रखा है। 2 स्थानीय पत्रकार जो जलालाबाद में कवरेज कर रहे थे, उनको भी तालिबानियों ने बुरी तरह पीटा। तस्वीर आपके सामने है, उनका रोना बिलखना सब कुछ कह रहा है।
محمودة الله بخير كيف ها؟ دولت ولس د خیر لپاره د ښار ته وځه دې نظام دپاره وځه په دغسې بد حالت کې موږ غوړ خورو. इन हालात को चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देश सही ठहरा रहे हैं और भारत में MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, मशहूर शायर मुनव्वर राणा, समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जैसे लोगों को लगता है कि तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वैसा तो भारत में भी हो रहा है। आपने अभी तक जो देखा ये सब इस देश में भी हो रहा है। आप खुद फैसला कीजिए कि आखिर कितना जहर होता है ऐसे लोगों के अंदर जो किसी पार्टी, संगठन या व्यक्ति के विरोध में इतना गिर जाते हैं कि उनको देश दिखता नहीं है। इन तमाम लोगों के बयान पर आएंगे, मगर अभी तो अफगानिस्तान का बहुत सारा सच आपको दिखाना बाकी है। तालिबान ने महिलाओं के ऊपर ज्यादती शुरू कर दी है। सड़कों पर तालिबान लड़ाकों की गश्त चलने लगी है। महिलाओं को बिना हिजाब के बाहर निकलने की मनाही है। वे मर्द को साथ लिए बिना घर से नहीं निकल सकती। स्कूल, कॉलेज जाना मना है। नौकरी नहीं कर सकती। जो ब्यूटी पार्लर और महिलाओं के प्रसाधन के सेंटर थे वे बंद कर दिए गए। तस्वीरों पर कालिख पोत दी गई। तालिबान मर्द डॉक्टर से महिलाओं को दिखाने की इजाजत नहीं देता है और महिलाओं को पढ़ने भी नहीं देता। यानी कि डॉक्टर महिला बनेगी नहीं और महिला डॉक्टर के पास जा नहीं सकती और मर्द के पास जाना मना है। फिर सोचिए कि बीमार महिला का इलाज कैसे होगा। और अब सड़कों पर लड़कियों को उठाने का तालिबानी लड़ाकों का वहशियाना खेल भी चलने लगा है। अफगानिस्तान के सरकारी चैनल की मशहूर एंकर शबनम दौरा को तालिबान ने दफ्तर में घुसने से रोक दिया, जबकि वो बाकायदा हिजाब और आई कार्ड लेकर पहुंची थी। काबुल पर जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ, शबनम ने अपने को उनके उसूलों के मुताबिक तैयार कर लिया, लेकिन तब भी वे घर भेज दी गई। कहा गया कि हुकूमत बदल गई है, लौट जाइए। तालिबान कहता है कि वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, बल्कि बदल चुका है। महिलाओं को शरिया के मुताबिक उनके अधिकार दिए जाएंगे, मगर ठीक इसके उलट उसका पूरा चरित्र अभी तक दिख रहा है। پیش دروازه اداره امور ریاست جمهوری است. مطابق به اعلان که طالبان کرده بودن که هر کس میتونه به وظایف خود بیاید. ما آمدیم فیلم گرفتیم، اما فیلم ما هم دلیت شد و بر ما اجازه فیلم گرفتن هم داده نشد. متاسفانه ما را ممانعت کردن و اجازه ندادن که ما به دفاتر خود بریم، به کار خود برسیم و گفتن که شما اجازه ندارین اطلاع ثانوی تا زمانی که امیرالمومنین تعیین میشه، تا زمانی که نمیفهم. तालिबान के कहे की याद दिलाने के लिए ही अफगानी महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। उनके हाथ में अफगानिस्तान का राष्ट्रध्वज था और वे कह रही थीं कि इस बार चुप नहीं रह सकती, यानी घर पर मरने से बेहतर सड़क पर लड़कर मरना है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व के राज्य बदख्शां में तालिबान जवान लड़कियों से जबरदस्ती अपने लड़ाकों की शादी करा रहे हैं। इस इलाके में हजारा कौम की लड़कियां ज्यादातर शिकार हो रही हैं। अफगानिस्तान में लगभग 40 लाख हजारा हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% बनती हैं। वहां का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक तबका है हजारा, मगर तालिबान का कहर उन पर बेहिसाब टूटता है। कारण यह है कि हजारा अफगानी कम एशियाई ज्यादा लगते हैं और वे सुन्नी बहुल अफगानिस्तान में शिया हैं। तालिबान उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूट रहा है। दूर दराज के इलाकों में तो 15 साल से ऊपर की लड़कियों और विधवाओं की लिस्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है। बदख्शां के पड़ोस के सूबे तखार में तालिबान ने हर परिवार को कह दिया है कि वो तालिबान से शादी करने के लिए एक लड़की दे दे। लड़कियों और महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाने पर सबसे ज्यादा जोर देने वाला तालिबान कह रहा है कि इस बार वो बदला हुआ है, महिलाओं को लेकर के भी। लेकिन उसका सच इसके ठीक उलट दिख रहा है।
अब देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना रखा है और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। बल्ख अफगानिस्तान का उत्तरी प्रांत है जिसकी राजधानी मजार शरीफ है। सलीमा मजारी तालिबान से आखिरी वक्त तक लगातार लड़ती रहीं और उनके साहस वीरता का जिक्र दुनिया भर में हो रहा है, मगर सरेंडर करने के बाद तालिबान ने एक महिला के साथ क्या किया पता नहीं चल रहा है। ये है तालिबान की सच्चाई। आगे बढ़ने से पहले मिनट भर के लिए अफगानिस्तान को थोड़ा समझ लेते हैं। नक्शे के जरिए समझिए कि हमारे देश के जो 2 राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अगर उनके एरिया को आप जोड़ दें तो अफगानिस्तान का कुल क्षेत्रफल बन जाता है, यानी कि 2 राज्यों के बराबर है अफगानिस्तान। इस देश में 34 सूबे हैं और 421 जिले हैं। अफगानिस्तान में लगभग 4 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें सबसे ज्यादा पख्तून हैं जो कुल आबादी का 42% है। इसके बाद ताजिक हैं जो 27% हैं और फिर हजारा और उज्बेक जो लगभग 10% के आसपास है। इसके बाद आइमाक, तुर्कमेन, बलोच वगैरह वगैरह हैं। तो कुल आबादी अलग अलग कबीलों में बटी हुई है और सुन्नी यहाँ लगभग 99% है या इससे ज्यादा भी। आप देख रहे हैं अर्धसत्य का स्पेशल एपिसोड। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मिलते हैं। अफगानिस्तान के नक्शे पर एक जगह है जिसकी चर्चा पिछले 4 दिनों से बहुत है और खासकर तब से जब से अफगानिस्तान की सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये जगह है पंजशीर, 5 शेरों की घाटी। कहते हैं कभी यहाँ के 5 भाइयों ने घाटी की नदी को बांध दिया और अपने राजा को उसकी भेंट दी क्योंकि तबाही जो उससे पहले हो रही थी वो बंद हुई। उन्हीं 5 भाइयों को 5 शेर कहा गया जिनके नाम पर यह घाटी पंजशीर कहलाई। सालेह आजकल इसी को अपना गढ़ बनाए हुए हैं और यह ताजिकों का अभेद अजेय गढ़ है। 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पता चला कि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। कहां गए ये पता नहीं चल रहा था। बाद में मालूम हुआ कि उनको यूएई ने अपने यहां पनाह दे रखी है। सालेह ने संविधान का हवाला देकर कहा कि जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के सारे अधिकार आ जाते हैं। यह संविधान कहता है। इस नाते वे देश के शासनाध्यक्ष हैं और तालिबान को बाहर निकालने की लड़ाई लड़ी जाएगी। सालेह ने जिस नॉर्दर्न एयरलाइंस से हाथ मिलाया है उसको समझने के लिए 4 चेहरों को पहले समझना जरूरी है। पहला, अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सालेह ताजिक कबीले से हैं और पिछले 2.5 दशकों से तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे हैं। दूसरा चेहरा है अहमद मसूद का। ये पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। इनके पिता ने तालिबान की पिछली सरकार यानी कि 1996 से 2001 तक वाली की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ पंजशीर इलाके में ही नॉर्दर्न अलायंस बनाया था और तालिबान कभी इस इलाके पर कब्जा नहीं कर पाया। आज भी तालिबान के लिए बड़ी चुनौती यही इलाका है, पंजशीर। नॉर्दर्न अलायंस का तीसरा चेहरा है अब्दुल रशीद दोस्तम। वॉर लॉर्ड कहा जाता है और वे उज्बेक हैं। पिछली बार तालिबान के खिलाफ जिन कमांडरों के साथ अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था उनमें दोस्तम सबसे प्रमुख थे और 2001 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था तालिबान को खत्म करने के लिए, तब नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से दोस्तम ने अमेरिका की बड़ी मदद की थी। आज की तारीख में वे उज्बेकिस्तान में हैं ऐसा कहा जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस यानी कि अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के कबीलों के कमांडरों का मोर्चा। इस बार वही अलायंस खड़ा हुआ है और इसका चौथा जो अहम चेहरा है वो अता मोहम्मद नूर का है। वे भी अहमद शाह मसूद के 1996 वाले नॉर्दर्न अलायंस से जुड़े हुए थे और आज फिर तालिबान के खिलाफ मोर्चा बनाकर खड़ा हो गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस के साथ अफगानिस्तान छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने भी हाथ मिला लिया है। पंजशीर के इलाके में अफगानिस्तान फौज के जवान भी पहुंच रहे हैं और तालिबान के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला जा रहा है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। उत्तर की तरफ पुले हिसार और अदराब नाम की जगहों और उसके आसपास के हिस्सों को नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान से छीन लिया है। लोकल मीडिया की माने तो अलायंस के लड़ाके बगलान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं वो बगलान की तरफ बढ़ने की ही हैं।
नॉर्दर्न अलायंस अपने लिए हथियार, गोला बारूद की मदद मांग रहा है। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका और कुछ दूसरे देश भी उसका साथ दें, मगर आज भी अलायंस का आगे बढ़ना और पंजशीर से तालिबान का दूर रहना ये बताता है कि ये इलाका भले ही 2.25 लाख लोगों का है, मगर यहाँ के लड़ाके समूचे तालिबान पर भारी पड़ सकते हैं। वैसे आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का सच क्या है? एक बार फिर तस्वीरें देख लीजिए, शायद जो कहूं वो सहवानियत के लिए कम पड़े। हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि इतना सब देखकर हैरान क्यों होते हैं। ऐसा तो हमारे यहाँ भी चलता रहा है। यह बात देश के जाने माने शायर मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं। अभी तक तालिबान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। आज की तारीख तक तो कोई भी उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं रहा है। और बाकी जो लोग वहां से भाग रहे हैं, टूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे हालात से हर आदमी भागता है। कभी यहीं मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाए, अगर हम वहाँ होंगे तो हम भी वहाँ से फौरन भाग जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से। तो जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, लोग तो भागे थे कुवैत से भी जब इराक में बमबारी की थी। लोग तो भागे थे इराक से भी जब अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया था। तो ये इसी हिंदुस्तान में 100 रुपए में जो कुवैत का नोट जो 1300 रुपए का होता है, 100 रुपए में यहाँ मारे फिर रहे थे। मुनव्वर साहब हिंदुस्तान में तालिबानी माहौल की बात कह गए और फिर बार बार कहते रहे। ये यही बताता है कि उनका देश कैसा है। अगर वे अफगानिस्तान में होते तो अव्वल तो शेरों गजलों का उनका कारोबार बंद हो जाता और इतना कुछ कहने पर जान के लाले पड़ गए होते। मगर उनको पता है कि हिंदुस्तान में वे चाहें जो वो कह दें, लड़ाई कानूनी होगी, सांसद में जिंदगी नहीं होगी। लोकतंत्र इतनी छूट देता है और यही आजादी इस बात की मांग करती है कि आप अपने देश का मान बनाए रखें, उसकी जो मर्यादा है उसका ध्यान रखा करें। आपकी अपनी सियासत है, अपनी रंजिशें हैं, अपने छोटे छोटे मतलब हैं और उनके चलते आप देश की साख के साथ खेल जाते हैं। क्या ये हैं आप? यह पता है कि आपके कहे को देश के बाहर जिक्र में लाया जाएगा और भारत में तालिबानी माहौल है यह इल्जाम लगाया जाएगा। क्या देश ये इसलिए सहे कि आपने अपने लायक नागरिक होने का फर्ज नहीं निभाया? बाद में बात बदल लेने को शातिराना कहते हैं या शातिरपन हरकत कहते हैं। मुनव्वर साहब, आपने वही किया। अब जुबान में चाहे जितनी भी मिश्री आप घुला लें, जो आप कह गए सच आपका वही था। MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी वकील हैं, इसलिए शब्दों के साथ वो खेल गए, लेकिन वे देश के साथ भी खेल गए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ही नहीं, हमारे यहां भी महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती। एक रिपोर्ट है, आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे।
गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहाँ बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के। आखिर कहना क्या चाहते हैं वैसे साहब? वो जो तालिबान महिलाओं के साथ सलूक कर रहा है वैसा भारत में हो रहा है। उनका निकलना, पढ़ना, काम करना, इलाज करवाना सब हराम है। ऐसा ही है यहां। दिन दहाड़े उठाई जा रही हैं लड़कियां, डर के मारे 24 घंटे मुंह को कलेजा रहता है। क्या ऐसे रहती हैं भारत की लड़कियां? एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस लड़की को जिस तरह तालिबान मार रहे हैं, क्या ये तस्वीर आपको किसी भी इंसान को सोने देगी? ये लड़की अमेरिकियों के लिए ट्रांसलेटर का काम करती थी। बस यही गुनाह है, क्योंकि तालिबान के लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग अमेरिकी फौज या अमेरिकी लोगों की मदद किया करते थे। महिलाओं की स्थिति भारत में अच्छी नहीं, मगर ऐसी तो नहीं। पढ़ाई लिखाई, रोजगार, अधिकार, इस मामले में वो पीछे हो सकती हैं, लेकिन एक जल्लाद सिस्टम के हाथों तबाह होते रहने का और नर्क भोगते रहने का जो माहौल है वो आपके देश में तो नहीं है। सियासत में जरूरी नहीं कि हर बार झूठ फरेब ही किया जाए। सच बोलना चाहिए, और तब तो जरूर जब मामला देश का हो। अभी शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से। इनके मुताबिक तालिबान अपने देश की आजादी की खातिर लड़ रहे थे, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की खातिर जंग लड़ी। मुझे तो लगता है कि शफीकुर रहमान साहब को यह पता ही नहीं होगा कि तालिबान में अफगानिस्तान के एक कबीले के ही ज्यादातर आतंकी हैं, पख्तून। उनको यह भी नहीं मालूम होगा कि अफगानिस्तान में हजारा, उज़्बेक, ताजिक जैसे कबीलों की आबादी मिलाकर पख्तूनों से ज्यादा है, और उनको तालिबान आतंकी और देशद्रोही ही लगते हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा रखा, पहले रक्षा में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रक्षा के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो भारत वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या दखल दे सकते हैं? शफीकुर रहमान बर्क साहब को आज ये वीडियो जरूर दिखाया जाना चाहिए। ये मजार शरीफ में एक बड़े पार्क को तालिबानी जला रहे हैं। उत्तरी अफगानिस्तान का एक शहर है शेबरगान, वहां के फुटबॉल मैदान में भी आग लगा दी गई है। आखिर क्यों चाहिए हरी भरी चीजें? क्यों लोग सैर पर निकले? क्यों नौजवान फुटबॉलर बने? सब जंगल और सबको जाहिल बनाकर रखो, यही चाहिए। यही आपके वही स्वतंत्रता सेनानी हैं। ऐसे लोगों में बर्क साहब को भारत के स्वतंत्रता सेनानी नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत तकलीफ देह बात है, बहुत परेशान करने वाली बात है। पार्टी की विचारधारा नहीं मिलती, ठीक है, विपक्ष में रहकर सरकार के फैसलों और कामकाज से नाइत्तेफाकी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बिना सिर पैर की सनक से भरी बात कहकर अपने इतिहास पर कालिख पोतने की रियायत तो नहीं दी जा सकती। असम में 14 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। जानते हैं कारण क्या था? बस इतना कि जुलूस की इजाजत नहीं मिली। ये और कुछ नहीं है, ये देशद्रोह है।
शुद्ध देशद्रोह है और ये सड़ी हुई जहरीली मानसिकता है। ऐसी ही मानसिकता के ये साहब भी हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर अब दिख रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, नाम है सज्जाद नोमानी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से गदगद हुए पड़े हैं और जो कह रहे हैं पहले आप उसको सुनिए। अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी और बिलाखिर काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नजर आए। नजर आया तो ये कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसरोसामनी के बावजूद उनके आज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह व गलबे का ताल्लुक सिर्फ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने से है। इनको पता नहीं कैसे ये लग गया कि तालिबानी कब्जे को हिंदुस्तान का हर मुसलमान सलाम करता है। जावेद अख्तर इसी देश के हैं, मुसलमान भी हैं, वामपंथी हैं और सरकार से नाराज भी रहते हैं, लेकिन तालिबान को वे आताताई, बर्बर और मजहबी उन्माद का शिकार बताते हैं। अपने ट्वीट में जावेद अख्तर ने कहा कि किस तरह का सुपर पावर अमेरिका है कि उसने इन बर्बर तालिबानियों को खत्म नहीं किया। किस तरह की दुनिया है यह कि महिलाओं को इन मजहबी उन्माद का शिकार लोगों की दया पर छोड़ दिया गया। शर्म आती है उन पश्चिमी देशों पर जो मानवाधिकार का झंडा बरदार बनते हैं। जावेद अख्तर अकेले नहीं हैं। इस देश के मुसलमानों की बड़ी आबादी तालिबान को आतंकवादी संगठन ही मानती है और उससे उसकी कोई हमदर्दी नहीं। देश से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर मजहब देश से बड़ा होता तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं होता, इराक ईरान वर्षों तक भयानक युद्ध नहीं लड़ते, या फिर तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न लायंस 2001 में अमेरिका का साथ नहीं देता, या आज की तारीख में वो युद्ध के लिए मैदान में तालिबान के खिलाफ नहीं उतरता। आज तालिबान की ओर उंगली करके महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार को धमकाती, कहती है कि देखो अफगानिस्तान में क्या हो गया, अमेरिका को आखिरकार भागना पड़ा। क्या भारत अमेरिका है और कश्मीर अफगानिस्तान है? महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि सब्र का बांध लोगों का जिस दिन टूट गया मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, संभल जाओ। के लिए जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं, बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में,
यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या महबूबा मुफ्ती ने समूचे कश्मीर की ठेकेदारी ले रखी है? क्या उनको ही पता है कश्मीर की बेहतरी कहाँ है, कश्मीर की तरक्की हो रही है नहीं हो रही है, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती महज अपनी राजनीति की खातिर कश्मीर के नौजवानों को तालिबान जैसा बनने के लिए उकसा रही हैं, देश के भीतर उत्पाद कराने का सामान दे रही हैं। ये सरासर गलत है और ऐसा करते हुए पकड़ में साफ साफ आ भी रही है। वैसे भारत अपने नागरिकों को काबुल से सलामत लाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। 2 विमान आ भी चुके हैं और तालिबान काबुल में अपनी सरकार बनाने के लिए अलग अलग गुटों से बात कर रहा है। संगठन का पॉलिटिकल विंग जो है उसका प्रमुख मुल्ला बरादर काबुल में है। चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देश अपने अपने फायदों के लिए तालिबान के पीठ पर हाथ रखे हुए हैं और दुनिया की नजर अब नॉर्दर्न अलायंस पर भी है। अफगानिस्तान के मौजूदा समय ने नई किताब लिखनी शुरू की है और इसका आखिरी अध्याय अभी बाकी है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते इसी समय होगी। मुद्दा नया होगा, सवाल नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।